हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल सीए संकेत जैन। आज हम लोग जुलाई 21 का जो पेपर हुआ अभी एससीएमपी का उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो इन दिस डिस्कशन विल लुक एट द एवरेज ओवरऑल की पेपर कैसा था, थोड़े क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ऊपर ऊपर से इसका आंसर निकालेंगे और फिर हमारा इस तरह से ये वीडियो कंप्लीट होगा। सो बिगिनिंग एक इनिशियल रिमार्क ले लेते हैं पेपर के ऊपर। द पेपर वाज एवरेज क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चंस देखने को मिले, नए क्वेश्चंस देखने को मिले। बट व्हाई आई एम सेइंग एवरेज इज बिकॉज देयर वर सम क्वेश्चंस व्हिच गॉट रिपीटेड एग्जैक्टली। देयर वर सम क्वेश्चंस जो कि उन्होंने सिमिलर पैटर्न पे दे दिए और फिर कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के दिए। ओवरऑल इट मेक्स द पेपर एवरेज, बट लेंदी था पेपर। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे रिमार्क दिया कि उनका पेपर छूट गया है। मैंने पेपर को देखा जब, तो पेपर मुझे भी लेंदी लगा। सो मे बी एससीएमपी में जो हम लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि पेपर को कंप्लीट करना मुश्किल होता है, वो अब आईसीआई एक्चुअल में कर रहा है बाय गिविंग लेंदी पेपर्स। कंपैरेटिवली अगर पिछले अटेम्प्ट से बात करूंगा तो जनवरी 21 वाज मच ट्रिकी कंपैरेटिवली टू दिस पेपर। ये पेपर और जनवरी 21 पेपर का जो पैटर्न है वो कंपैरेबल ही नहीं है। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि ये वाला पेपर एनालिटिक्स के ऊपर काम नहीं कर रहा। दिस पेपर आई वुड से कि एससीएमपी का है ही नहीं, ये तो कॉस्टिंग का पेपर है। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि इस पेपर के अंदर उन्होंने क्वेश्चंस में आपको कैलकुलेशन करने के लिए कहा है और उसके बाद में बचे हुए पोर्शन में आपको अलग से ही थ्योरी दे दिया रादर देन आस्किंग यू टू एनालाइज द सिचुएशन, जो कि पिछले 3 अटेम्प्ट से नहीं हो रहा था। नवंबर 19 में एनालिटिकल क्वेश्चंस थे, नवंबर 20 में एनालिटिकल क्वेश्चंस थे, जनवरी 21 में भी एनालिटिकल क्वेश्चंस थे। जनवरी 21 वाज आउट ऑफ द बॉक्स, बट ये वाले पेपर के अंदर आपको एनालिटिक्स का पोर्शन बहुत कम है एंड दिस इज अ ह्यूज डिफरेंस इन दिस पेपर कि ये पेपर का पैटर्न अलग से अचानक से आईसीआई ने क्यों इतना चेंज कर दिया, स्पेशली आफ्टर गिविंग केस स्टडी डाइजेस्ट व्हिच वाज वेरी एनालिटिकल। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया है वो समझना बिल्कुल मुश्किल है। बट एनीवेज लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस नाउ। सबसे पहला क्वेश्चन बिजनेस एक्सीलेंस फ्रेमवर्क से आया था। बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल के ऊपर केस स्टडी आना इजी बात है, कोई ऐसा डिफिकल्टी वाला टॉपिक भी नहीं है। बट द ओनली प्रॉब्लम दैट अ स्टूडेंट माइट फेस इज कि सर इसका कंटेंट लिमिटेड है तो हम लोग कितना लिख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा करके। बट आप ये देखोगे तो इन्होंने आपके लिए बहुत आसान बना दिया इस केस स्टडी के अंदर। दे हैव गिवन छोटा छोटा पार्ट्स जिसके अंदर आप आराम से स्कोर कर सकते हो। क्या होता है कि जैसे अगर 10 नंबर का एक पार्ट दे दिया और 10 नंबर का एक और पार्ट दे दिया तो बहुत आसानी से मैं ये कह सकता हूं कि 10 में से 10 आप स्कोर नहीं कर पाओगे, राइट। बट अगर एक नंबर का पार्ट देते हैं तो आप एक में से एक स्कोर कर सकते हो। दैट इज वेयर दिस टाइप्स ऑफ केस स्टडीज मेक द केस स्टडी क्वेश्चन इजियर फॉर यू। सो शुरुआती में जो पहला पार्ट है, देखो सबसे पहले बिजनेस एक्सीलेंस के ऊपर इन्होंने बहुत सारा पहले कंपनी के बारे में बताया, उसके बाद ये लोग बिजनेस एक्सीलेंस के ऊपर आए। सो पहले पार्ट में इन्होंने पूछा है कि बताओ ये जो इनका सीईओ है और जो इनका चेयरपर्सन है, तो चेयरपर्सन ये सीईओ को क्या बता रहा है। तो यहां पर बात हो रही है एक्चुअली कि सारे स्टेक होल्डर्स के ऊपर फोकस करो, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे इन्होंने फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा बातें लिखी है और कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा बातें लिखी है। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू डायरेक्ट करता है शेयर होल्डर्स को और कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू तो कस्टमर को डायरेक्ट करता है। बट यहाँ पर एम्प्लॉइज की कोई बात नहीं हो रही क्वेश्चन के अंदर, राइट। इनफैक्ट थोड़ी बहुत जहां बात हो रही है वहां पर सवाल ये उठाया जा रहा है कि बिकॉज ऑफ द लेटेस्ट इन्वेंशन एंड जितना ज्यादा ये लोग टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इनके इनोवेटिव बिहेवियर की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लोग अपने लोगों को बाहर करना चाहते हैं, स्टाफ को रिड्यूस करना चाहते हैं। ऐसा एक हिंट मिलता है इस केस स्टडी को रीड करने से। सो वी नीड टू फोकस अपॉन द फर्स्ट पार्ट वेयर वी हैव टू टॉक अबाउट ऑल स्टेक होल्डर्स। सारे स्टेक होल्डर्स की बात थोड़ी करनी पड़ेगी कि अगर आपको कंटिन्यूस एक्सीलेंस चाहिए आपको सारे स्टेक होल्डर्स के ऊपर फोकस करना होगा। इन पार्ट बी यू जस्ट हैव टू एक्सप्लेन बिजनेस एक्सीलेंस। आपको सिंपली बिजनेस एक्सीलेंस के ऊपर एक दो लाइन लिखनी है विच शुड इंक्लूड कि आप वैल्यू क्रिएट करना चाहते हो अपने कस्टमर्स के लिए, आप अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहते हो। एंड कैसे होगा ये, बाय मिनिमाइजिंग वेस्ट, बाय इंक्रीजिंग एफिशिएंसी इन ऑपरेशंस। वैसा सब कुछ आपको पार्ट बी में लिखना है। पार्ट सी के अंदर आपको ये चारों फिलॉसफी के ऊपर कमेंट करना है। अब आप देखो ये एक्चुअली अपने फंडामेंटल से बहुत ज्यादा लिंक करता है और फंडामेंटल्स इन्होंने यहाँ पर पूछे हैं पार्ट ई के अंदर। ये वाले फंडामेंटल से कैसे रिलेट करते हैं मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है। देखो सस्टेनेबिलिटी की जहां पे बात करी है कि इन्होंने
प्रेजेंट सक्सेस में फ्यूचर सक्सेस होना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर ये लोग सस्टेन करने की बात करें कि रिजल्ट्स को कैसे सस्टेन किया जाए। इफ यू हैव अचीव्ड सक्सेस इन द फर्स्ट टाइम, उसके बाद आप उसको कैसे आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स को सस्टेन कर पाओगे। उसके बाद फिर रिएक्टिव अप्रोच की जगह पर प्रोएक्टिव अप्रोच वुड टॉक की मैनेज करना है एजिलिटी के साथ में, क्योंकि डायनामिक है बहुत ज्यादा एनवायरमेंट, तो हमें क्विकली उसको असेस करके, पहले से असेस करके उसके हिसाब से अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स लेने पड़ेंगे। उसके बाद में ये लोग बात कर रहे हैं स्टाफ की। यहाँ पर टैलेंट ऑफ पीपल जैसा पॉइंट नजर आता है, जहां पर हमें ये बोला गया है। अच्छा, ये डेमिंग के पॉइंट से भी रिलेट करता है। डेमिंग ने भी बताया हुआ है कि आप लोगों को फोर्स नहीं कर सकते, अपने स्टाफ मेंबर्स को फोर्स नहीं कर सकते कि वो एक पर्टिकुलर नॉर्म से कंफर्म करें, राइट। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेक अ पार्टिसिपेटिव बिहेवियर। आप लोगों को उनको पार्टिसिपेट कराना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो लोग इंक्लूडेड फील करें, और उनको आपको थोड़ा सा फ्रीडम देना पड़ेगा कि वो अपने हिसाब से काम कर पाए, rather than just simply conforming to certain norm, right? एंड देन ऑफ कोर्स वापस से फिर इन्होंने सस्टेन करने की बात करी है रिजल्ट, क्योंकि वन टाइम एक्सरसाइज नहीं है, रिपीटेटिव एक्सरसाइज है, और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए आपको कंटिन्यूसली काम करना पड़ेगा। सो बेसिकली यहाँ पर आपको ना थोड़ा बहुत अपना थ्योरी का नॉलेज और थोड़ा सा इस केस से लिंक करते हुए आपको यूज करना था और इसको लिखना था। दिस वाज अ 4 मार्क क्वेश्चन, तो हर पॉइंट का 1 मार्क होगा। उसके बाद में टूल्स लिखने हैं, वो तो अपने EFQM, बैल्ड्रिज, जापान वाला, सिंगापुर वाला, ऑस्ट्रेलियन वाला, ये वाले पॉइंट्स हो गए। पार्ट ई के अंदर हमें फंडामेंटल्स की बात करनी है, तो अपने जितने फंडामेंटल्स होते हैं, वैल्यू क्रिएशन से लेकर सस्टेनेबल फ्यूचर, और अपना कैपेबिलिटी को बढ़ाना, क्रिएटिविटी इनोवेशन वाला, विजन के साथ में लीड करना, एजिलिटी के साथ में मैनेज करना, टैलेंट ऑफ पीपल को यूज करना, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट को सस्टेन करना, ये सारी जो अपने इसके अंदर जो 8 पॉइंट है, वो 8 पॉइंट को हमें एक्सप्लेन करना है। इसके साथ में हमें अपने केस को लिंक करना पड़ेगा, और उस तरह से हमारे सोल्यूशन होगा। 8 पॉइंट है और 9 मार्क्स का आंसर है। आप देखो 8 पॉइंट तो हर एक अपने पॉइंट का 1-1 पॉइंट तो हो गया। आधा मार्क फॉर एक्सप्लेनिंग द पॉइंट, आधा मार्क फॉर लिंकिंग टू द केस, अप्रोक्सीमेटली, मतलब मैं ये अंदाज लगा रहा हूँ। और 1 नंबर आपके फंडामेंटल्स को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने का, वैसा कुछ हो सकता है। देन कमिंग टू पार्ट एफ, पूरा थियोरेटिकल क्वेश्चन है। इनेबलर और रिजल्ट के ऊपर आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। आपने अगर क्राइटेरिया पढ़ा होगा बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल के अंदर, जहां पर 5 इनेबलर होते हैं और 4 रिजल्ट होते हैं। इनेबलर वो होते हैं जो हम करते हैं, और रिजल्ट वो होते हैं जो फिर वो करने की वजह से हम अचीव करते हैं। इन शॉर्ट, इनेबलर की वजह से रिजल्ट होता है। ये पूरा आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना था डिटेल में। 3 मार्क का क्वेश्चन है। एंड इस तरह से केस स्टडी जब इस तरह की देते हैं तो आसान बनाते हैं। जनवरी 21 में भी केस स्टडी वॉज इजी, अभी भी इजी आई है। बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल वैसे भी इतना डिफिकल्ट भी नहीं है समझने के लिए। ओवरऑल अ गुड स्टार्ट, एक अच्छा क्वेश्चन शुरुआत में। उसके बाद में फिर इन्होंने सेकंड क्वेश्चन एबीसी से दे दिया, विच इज अ गुड थिंग, बिकॉज एबीसी के सॉल्विंग करना बहुत आसान होता है हमेशा ही। एबीसी के ऊपर अगर डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी का हो, या कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस का हो, या फिर सिंपली अपना इस क्वेश्चन के अंदर जिस तरह से कॉस्ट एलोकेशन दिख रहा है, वो क्वेश्चन हमेशा हमारे लिए इजी होता है, राइट। यहाँ पर हमें सिर्फ कॉस्ट एलोकेशन करना था बेसिकली। सबसे पहले जैसे आपको सेटअप टाइम दिया हुआ है, यहाँ पर आप निकाल दोगे कि नंबर ऑफ बैचेस कितनी है, सेटअप टाइम पर बैच के हिसाब से, और बैच साइज के हिसाब से आपने ये निकाल दिया, और आपके नंबर ऑफ यूनिट जो आप बना रहे हो वो भी आपको दिया हुआ है। इसके हिसाब से आपका सेटअप टाइम टोटल निकल जाएगा, और फिर आपने टेस्टिंग टाइम भी टोटल निकाल लेना, क्योंकि आपको टाइम पर यूनिट दिया, नंबर ऑफ यूनिट्स भी आपके पास में। इसको यूज करके आप पर आर या पर सेटअप आर वैसा करके कॉस्ट निकालोगे, फिर इसके अंदर एलोकेशन कर दोगे। ये अपना कुछ एलोकेशन हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर एक कंफ्यूजिंग पार्ट है, वो ये है कि यहाँ पर मुझे लगता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट लिख दी है। यहाँ पर शायद इनका मटेरियल होना चाहिए था, बिकॉज इनिशियली जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था मैंने इसको वेरिएबल माना, इसमें से लेबर कॉस्ट को निकाल कर मटेरियल कॉस्ट निकाला। वैसा करने पर मेरा जो कॉस्ट आ रहा था वो कुछ ऐसा आ रहा था, और फिर मेरा परसेंटेज 45% के आसपास जा रहा था, जो मेरा मार्कअप निकालना है। आई थॉट कि शायद यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। आई इन द नेक्स्ट ट्रायल एंड एरर मेथड आई यूज दिस एज मटेरियल, और फिर मेरा 20% आया, विच आई फाउंड टू बी मोर रीजनेबल। तो शायद इनका प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर मटेरियल कॉस्ट था ये, और इस तरह से आपको सॉल्व करना था। एक बार आप टोटल कॉस्ट निकाल लोगे, टोटल कॉस्ट आप निकाल लोगे, उसके बाद आपके पास में प्राइस है, आपको सिर्फ AXE का ही आपको मार्कअप निकालना है। आप मार्कअप निकालेंगे, अच्छा आपका कॉस्ट आएगा 86.5, मार्कअप आएगा 20%, ठीक है। इधर का भी जो कॉस्ट है वो 135.37 आ रहा है मेरा। इधर का मार्कअप निकालने के लिए पूछा ही नहीं है, तो हम निकालेंगे भी नहीं।
उसके बाद में फिर हमें यहाँ पर बताया कि थोड़े चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। आई थिंक पहला पार्ट हो गया। पार्ट बी के अंदर हमें निकालना है टारगेट कॉस्ट। तो पहले टारगेट कॉस्ट निकाल लेते हैं। देखो प्राइस बता दिया 90, यह है टारगेट प्राइस, और अपने को मार्कअप सेम रखना है। तो कॉस्ट जो भी रखेंगे उसका 20% मार्कअप होना चाहिए। इस तरह से एक इक्वेशन बना के निकालेंगे तो टारगेट कॉस्ट आ जाएगा आपका 75। उसके बाद में आपको पूछा है कि क्या हम कॉस्ट रिडक्शन टारगेट को अचीव कर पाएंगे। उसके लिए तो हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप अपने कैलकुलेशन करेंगे, जैसे कि AXC का मटेरियल कॉस्ट दिया 50400000, इसको आप डिवाइड कर दोगे 1,20,000 से, तो आपको पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट पता चल जाएगा। इसी तरह से पर यूनिट लेबर कॉस्ट पता लगा लो और बाकी सारी चीजें। अकॉर्डिंगली यहाँ पर जितना रिडक्शन करने के लिए बोला उतना रिडक्शन कर दो। मटेरियल में 38 आ जाएगा, लेबर 12 हो जाएगा। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है मशीन टाइम के ऊपर। मशीन टाइम में इन्होंने बोला है कि 20 मिनट से डिक्रीज होगा, बट ये मशीन पूरी तरह से डेडिकेटेड है। ऊपर इन्होंने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है नोट में, जहां पर इन्होंने बोला है कि डायरेक्ट मशीनिंग कॉस्ट जो है वो कॉस्ट ऑफ मशीन कैपेसिटी जो डेडिकेट की जाती है उसके हिसाब से निकलता है। ये कॉस्ट फिक्स्ड होती है, ठीक है, और चेंज होने में एक्सपेक्टेड नहीं है लॉन्ग टर्म होराइजन के अंदर। तो अगर फिक्स्ड है तो इसका जो कॉस्ट हम लोग पहले बेयर कर रहे थे विच वाज 900, उतना ही रह जाएगा। आपका यहाँ पर फिर से कॉस्ट 900 ही आएगा। सी एंड देन सेटअप टाइम आपका 38 आवर्स का हो जाएगा, तो 3800 आवर्स निकल जाएंगे क्योंकि 100 बैचेस है, और उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लेंगे। फिर टाइम रिक्वायर्ड भी आपका रिड्यूस हो रहा है, 1 आवर से पहले 4 आवर्स था, अब 3 आवर्स हो जाएगा। उसके हिसाब से आपके नंबर ऑफ आवर्स चेंज हो जाएंगे, फिर आपका कॉस्ट चेंज हो जाएगा। इसके हिसाब से आपका जो फाइनली पर यूनिट कॉस्ट आता है नया वाला, वो आता है 76.4, जो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, बट मेरे हिसाब से इनिशियल कैलकुलेशन में 76.4 आया। हैज इट मैच द टारगेट कॉस्ट? टारगेट कॉस्ट हमारा 75 था जो हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पर, राइट, और हमारा रिडक्शन के बाद आ रहा है 76.4, तो हम लोग अचीव नहीं कर पाए। ये हमारा रिमार्क हो जाएगा। 4 पॉसिबल मैनेजमेंट एक्शंस सिर्फ लिस्ट करने हैं, तो आप सिर्फ नाम बता देंगे, वैल्यू एनालिसिस, सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग, JIT, काइजन। इसका रीजन अगर आपको बताना हो तो आप बता सकते हैं, बट लिस्ट करने के लिए बोला था तो आई डोंट थिंक कि रीजन इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन हियर। वैल्यू एनालिसिस इसलिए ताकि आप समझ पाओ कि कौन सा वैल्यू एडिंग है, कौन सा नॉन वैल्यू एडिंग है। नॉन वैल्यू एडिंग को हटा दोगे, इससे मटेरियल कॉस्ट भी रिड्यूस होता है। वैल्यू इंजीनियरिंग, वैल्यू एनालिसिस को याद करना। JIT इसलिए ताकि फिर से मटेरियल कॉस्ट रिड्यूस होता है। कि काइजन कॉस्टिंग इसलिए ताकि हम लोग रिपीटेटिवली इंक्रीमेंटल स्टेप्स लगाकर कॉस्ट रिडक्शन और कर पाए। और सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग से हम लोग लेबर टाइम को रिड्यूस करने की कोशिश कर सकते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग द टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। ओके, और मोस्ट सुटेबल सिचुएशन क्या होता है? जब मैक्सिमम कॉस्ट अपना ब्लॉक हो जाता है डिजाइन स्टेज में, दैट इज द मोस्ट सुटेबल सिचुएशन फॉर अडॉप्शन ऑफ टारगेट कॉस्टिंग। इसके ऊपर आप थोड़ा सा और पैराग्राफ लिख सकते हो और थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो ऐसा क्यों। और दूसरी चीज ये है कि इसके साथ में अगर आप चाहो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज के नाम देना तो 2-3 नाम वो भी दे सकते हो जो अपनी बुक के अंदर दिए हुए हैं, ठीक है। ये होता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन वाज मैनेजेबल। अगर मैं मान लूं कि आप पहला ABC वाला नहीं भी कर पाए तो आपको ये वाला तो आना ही चाहिए, विच इज पार्ट 4 और पार्ट 3, ठीक है। तो इसमें ही आपके 8 नंबर तो ऐसे ही हो गए, ठीक है ना। आई अज्यूम कि आपके 8 नंबर्स तो आपको इसमें से आ ही जाना चाहिए, एज एन नॉट स्कोरिंग, बट आई एम सेइंग कि 8 नंबर का तो आपको आसानी से करने के लिए आना चाहिए, ओके। एंड ऑल्सो इफ यू लुक एट क्वेश्चन नंबर 1, तो इसमें से भी मैं मानूंगा कि 15 मार्क्स का ऐसा है जिसमें कोई आपका एनालिसिस नहीं लग रहा। जैसे 9 मार्क्स का ये है, 3 मार्क्स का ये है 12, और ये 14, और ये वाला जो एक है 15 मार्क्स का ऐसा है जो आपको बिल्कुल लिखना आना चाहिए। स्कोर शायद आप उतना नहीं कर पाओ, बट आपको लिखना तो आना ही चाहिए। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 वाज अ लिटिल बिट ट्रिकी। अगर आप सोचो तो ROI RI के ऊपर अच्छा क्वेश्चन बना के दिया हुआ है, कंसेप्ट टेस्ट कर रहा है ये। इसमें आपको क्या करना है, बेसिकली इन्होंने एक चीज बता दी कि हेड ऑफिस एक्सपेंस इन्होंने एलोकेट किए हुए, और वो है 2% ऑफ रेवेन्यू। तो आपको वापस ऐड करके कंट्रोलेबल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। आप कंट्रोलेबल प्रॉफिट और नेट बुक वैल्यू को यूज करोगे। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि इन्होंने यहाँ पर लिख दिया है कि नेट बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट यूज किया जाता है एट द रिपोर्टिंग डेट। तो ये वाला ही वैल्यू लेना है, इसके हिसाब से आप ROI कैलकुलेट करोगे, RI कैलकुलेट करोगे, और RI के लिए आपको यहाँ पर 9% पर एनम का कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है। ROI RI दोनों कैलकुलेट करने के बाद आप यहाँ पर आपको कमेंट करना है कि एनिमल फीड का जो डिवीजन मैनेजर है वो जो क्लेम कर रहा है, क्लेम ये किया है उसने कि उसका डिवीजन बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। वो गलत हो जाएगा, बिकॉज इसका ROI और RI दोनों ही कंपेयर टू दी अदर 2 डिविजन्स कम आ रहा है, एंड दैट इज व्हाई वी कैन से कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसका क्लेम गलत है।
दिस इज आफ्टर वी टेक इन ओनली द कंट्रोलेबल प्रॉफिट। उसके बाद में फिर इन्होंने बोला है पार्ट बी के ऊपर कि डेयरी डिवीजन के अंदर कुछ एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो देखो इनका थोड़ा सा ट्रिकी है कैलकुलेशन, क्योंकि इन्होंने प्लांट एंड इक्विपमेंट का यहाँ पर कॉस्ट दे दिया। इसमें से आपको डिप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है एक्सक्लूडिंग डिप्रिसिएशन। तो सबसे पहले तो जो आपका डिनोमिनेटर बनेगा वो बनेगा दिस माइनस द डिप्रिसिएशन। सेकेंडली आपका जो ऊपर का न्यूमरेटर बनेगा वो है कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस 850 माइनस डिप्रिसिएशन। तो उस तरह से आपका परसेंटेज निकलेगा, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन से कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे नहीं करोगे। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और बात यह है, पार्ट सी में इन्होंने बोला है कैलकुलेशन के साथ शो करो कि आरओआई कैसे इंप्रूव होगा जैसे जैसे एसेट आगे बड़ा होता जाएगा। अभी देखो आपने प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर 1,75,00,000 इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इसका जो डिप्रिसिएशन है वो तो कांस्टेंट है, क्योंकि आप कॉस्ट के ऊपर 15% से चार्ज कर रहे हो, ऐसा क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन है 95 लाख, 8,50,000 फिक्स कॉस्ट है, और डिप्रिसिएशन भी कांस्टेंट है क्योंकि कॉस्ट का 15%, विच मींस योर न्यूमरेटर इज गोइंग टू बी सेम। बट नीचे हम लोग ले रहे हैं नेट बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसके अंदर हम लोग हर साल डिप्रिसिएशन माइनस करते जाएंगे। इसका मतलब ये है कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो छोटा होते जाएगा। इसकी वजह से आरओआई जो होगा डेफिनेटली इंप्रूव होगा। पार्ट डी के ऊपर आते हैं। तो पार्ट डी में इन्होंने एनएफपीआई के ऊपर एक क्वेश्चन दिया हुआ। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली रिपीट कर दिया स्टडी मटेरियल से। मे 21 एसएम के अंदर ऐसा का ऐसा रिपीट किया था। पॉइंट्स भी सेम है, ह्यूमन रिसोर्स, क्वालिटी और ब्रांड अवेयरनेस। ये तीनों पॉइंट्स एग्जैक्टली सेम है। आपको चाहे तो मैं आपको साथ में दिखा भी सकता हूं। Look at this one. Human resources, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, ब्रांड इक्विटी। एग्जैक्टली रिपीटेड क्वेश्चन है। ऐसा इन्होंने क्वेश्चन ऐड किया था अपने स्टडी मटेरियल जो इन्होंने अपडेट किया May 21 एंड ऑनवर्ड्स के लिए। उसके अंदर एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन ऐड किया था, एंड दे हैव कवर्ड इट हियर इन दिस पेपर। 6 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा। दैट इज व्हाई आई कीप टेलिंग कि सिर्फ और सिर्फ केस स्टडी ही नहीं, केस सिनेरियो के ऊपर भी ध्यान देना होता है। सो आई बिलीव कि अगर आपको बाकी कुछ नहीं आया तो ये 6 नंबर तो बिल्कुल आपके हाथ में थे from question number 3. Okay, so again out of 10 marks, 10 का ही है ये, 20 का है, out of 20 marks 6 numbers बिल्कुल आपके हाथ में थे। ये आपको आना ही चाहिए because it is a repetition from case study, sorry from study material. Again question number 4A, एक नया क्वेश्चन ऐड हुआ था, एक एग्जाम्पल की तरह से ऐड किया था इन्होंने स्टडी मटेरियल May 21 ऑनवर्ड्स के अंदर। ये भी एग्जैक्टली ऐसा का ऐसा मैं आपको बता सकता हूँ। ये डीएनएस लिखा हुआ था वहां पर, यहाँ पर इन्होंने आईएनएस कर दिया है। दिस इज व्हाट आई रिमेंबर। ऐसा का ऐसा ऐड कर दिया इन्होंने। वहां पर 3 पॉइंट दिए थे, यहाँ पर 2 ही दिए हुए, एंड दे हैव गिवन दिस फॉर 5 मार्क्स। और क्वेश्चन जो है वो नया है बट इजी है बहुत ज्यादा। इसमें मेरा जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है 2 3 4 1। उसके अलावा आपको सिर्फ वैल्यू चेन को एक्सप्लेन करना है। कमिंग टू पार्ट बी, अगेन ये जो सिचुएशंस दी हुई है दो, आपको याद होगा ये 3 सिचुएशन दे के बोला हुआ है कि 2 कर दो इसमें से। दिस इज अगेन अ रिपीटेटिव क्वेश्चन, एग्जैक्टली रिपीट हो गया। ईएमए के ऊपर ये क्वेश्चन था। पार्ट सी के ऊपर वापस से ये रिपीट है। ये क्वेश्चन जो है इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग का है। दिस इज अ मिक्स ऑफ 2 क्वेश्चंस एक्चुअली, बट इजी है। इसके अंदर आपको सारी चीजों को अपने रुपीज में कन्वर्ट करके ही कैलकुलेशन करना चाहिए, उससे आपका इजी हो जाएगा और उससे ही आप कर पाओगे इनफैक्ट। और उसके बाद में अल्टीमेटली आपका जो सोल्यूशन बनेगा उसमें 2 पार्ट्स रहेंगे। पहला रहेगा फुल कॉस्ट वाला, फुल कॉस्ट का 200% वाला, और एक रहेगा मार्केट प्राइस वाला। सो मार्केट प्राइस तो आप ये लोगे, इसको कन्वर्ट करना रुपीज में और उसके बाद ही कैलकुलेशन करना। ऑफ कोर्स आपको यहाँ पर चेन पता होना चाहिए कि मलेशियन डिवीजन जो है वो सिंगापुर को ट्रांसफर करता है, सिंगापुर इंडिया को ट्रांसफर करता है, इंडिया सेल कर देता है। दैट इज द फ्लो। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर पार्ट ए का जो सॉल्विंग होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि पार्ट बी का 1 नंबर आपको मिलता है या नहीं मिलता है। पार्ट बी के 1 नंबर कमाने के लिए आपको ये देखना होगा कि सबसे ज्यादा टैक्स किस एरिया में लग रहा है। तीनों का मिलाकर टैक्स सबसे ज्यादा जब लग रहा है, अच्छा तीनों रुपीज में इसलिए हम ऐड कर सकते हैं, तीनों में सबसे ज्यादा, तीनों को मिलाकर टैक्स सबसे ज्यादा जहां पर भी लग रहा है, चाहे फुल कॉस्ट के 200 में या फिर मार्केट प्राइस में, वो हमें नहीं करना है, दूसरा वाला करना है। क्योंकि बाकी सब तो अपने इंटर डिवीजन में सेट ऑफ हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ रुपीज की सिर्फ और सिर्फ टैक्स की बात चल रही है। तो टैक्स जहां पर कम होगा वहां पर ज्यादा फायदा है, वहां पर अपना ऑपरेटिंग इनकम पर यूनिट आफ्टर टैक्स वाला ज्यादा आ रहा है, इसलिए हमें वही मेथड को यूज करना चाहिए जो मेरा आ रहा है 200% फुल कॉस्ट वाले मेथड में टैक्स कम है।
क्वेश्चन नंबर 5 नया क्वेश्चन दिखता है बट अचानक से ऐसा क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन क्या है? तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा सीसीटीवी कैमरा एंड लेंसेज वाला, थियोरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स के अंदर, राइट? यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है उससे लिंक करते हुए बताता हूँ। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि मोटर रोटर्स बनाने के लिए इनको दो ऑपरेशन चाहिए, कास्टिंग और बॉन्डिंग। ठीक है, इसका कैपेसिटी है 75,000 का बट इसका कैपेसिटी है 60,000 का। एनुअल प्रोडक्शन 60-60 ही करते हैं ये लोग, बिकॉज ऑफ कोर्स यहाँ पर 60 से ज्यादा तो कर नहीं सकते, तो फिर वो कास्टिंग के अंदर भी 60 से ज्यादा नहीं करेंगे, राइट? फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट से हमें ज्यादा कुछ लेना देना है नहीं। यहां पर इन्होंने बता दिया मोटर रोटर जो है वो सेल करते हैं 3600 के लिए। डायरेक्ट मटेरियल इसमें से 1600 है, यानी कि 2000 का हमारा कंट्रीब्यूशन आता है पर यूनिट, राइट? इसके बाद में हमें अलग अलग सिनेरियोज दिए हुए हैं। पहले सिनेरियो में बोला कि अगर हम मॉडर्न जिग्स और टूल्स में इन्वेस्टमेंट करें ऑफ 11,25,000 तो हम लोग बॉन्डिंग का आउटपुट बढ़ा सकते हैं 750 यूनिट से। क्या हम करना चाहेंगे? डेफिनेटली, क्योंकि हमारे पास में कास्टिंग में तो उतना अवेलेबिलिटी है, हम बढ़ा सकते हैं क्योंकि हमारे पास में उतनी कैपेसिटी है, पर बॉन्डिंग में नहीं है। अगर हम लोग बॉन्डिंग में 750 यूनिट्स को बढ़ा दे तो डेफिनेटली हम लोग 750 यूनिट्स एडिशनली सेल कर पाएंगे ना। और वैसा अगर कर पाएंगे तो हमें फायदा क्या है? जो फिक्स कॉस्ट है वो तो फिक्स ही रहने वाली है, उसके लिए कोई एडिशनल कॉस्ट है नहीं। 11,25,000 जो है आपका कॉस्ट ऑफ जिग्स एंड टूल्स है टू इंक्रीज द कैपेसिटी। 750 यूनिट्स अगर आप सेल करते हो, हर एक पे कंट्रीब्यूशन मिलेगा 2000। 750 मल्टीप्लाइड बाय 2000 माइनस 1125, ये आपका इसमें आंसर आना चाहिए, जिससे आप शो कर पाओगे कि भाई बिल्कुल हमें 750 यूनिट्स को बढ़ाने के लिए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पर वहीं पे पार्ट बी के अंदर और पार्ट 2 के अंदर इन्होंने बोला कि कास्टिंग डिपार्टमेंट के हम 7500 यूनिट्स बढ़ा सकते हैं। तो ये बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि हम लोग बॉन्डिंग से फिर भी अटके रहेंगे, राइट? 7500 यूनिट्स अगर हम बढ़ा भी दें तो हमारे पास में कास्टिंग में तो ऑलरेडी स्पेस है। हम लोगों को अगर एडिशनल कॉस्ट इनका करना पड़ता है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट बॉन्डिंग की वजह से वापस अटक जाएगा, हम 60,000 से ज्यादा बना ही नहीं पाएंगे, विच इज अ थिंग टू कंसिडर, टू बी कंसिडर्ड हियर। अब इससे आपको याद आ रहा होगा, हाँ सर ये तो लेंस कैमरा वाला ही है, सीसीटीवी कैमरा और लेंस वाला क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है ये। सो आप देख सकते हो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, देखने पे डिफिकल्ट लगता है बट डिफिकल्टी लेवल कम है इस क्वेश्चन का, इसीलिए एक एक नंबर दो दो नंबर के लिए ही पूछा हुआ है। ठीक है, कॉमन सेंस। पार्ट 3 के अंदर भी इन्होंने बोला है कि 9,000 यूनिट की बॉन्डिंग बाहर से करा ले, क्या करा लो भाई, बिल्कुल फायदा है हमें, क्योंकि वो 500 पर यूनिट चार्ज कर रहा है, हमें तो सिर्फ 2,000 कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, उसमें से सिर्फ 500 और लगाने ना एक्स्ट्रा, बाकी तो फिक्स्ड है ऊपर वाला जो हमने पहले से कर रखा है, उसमें कोई चेंज आना ही नहीं है। सो हर यूनिट पे आपको 1500 का फायदा है, डेफिनेटली यू शुड डू इट। 9,000 मल्टीप्लाइड बाय 1500। उसके बाद में आपको पार्ट 4 के अंदर बोला है कि 3,000 यूनिट को अपन कास्टिंग प्रोसेस बाहर से करा ले, क्या क्यों कराएंगे? कराने का कोई फायदा ही नहीं है, राइट? कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो 400 पर यूनिट ये लोग बोल रहे हैं कि उसके आधे में हो रहा है, वो 400 पर यूनिट तो फिक्स्ड है, वो तो हम लोग ऑलरेडी इनकर कर चुके हैं, उसका कुछ कम नहीं हो सकता, और 200 पर यूनिट एडिशनल ही लगेगा, राइट? तो कोई फायदा नहीं है। प्लस 3,000 यूनिट हमारी कैपेसिटी के ऊपर भी हम लोग नहीं बनाएंगे क्योंकि अगेन बॉन्डिंग रोक देगा। उसके बाद में अगर 1500 यूनिट्स डिफेक्टिव निकल जाते हैं कास्टिंग ऑपरेशन की वजह से तो हमें कितना नुकसान होता है? तो भाई सबसे पहले तो मटेरियल का नुकसान हो रहा है, विच इज 1600 रुपीज ऑन 1500 यूनिट्स। सो 1500 मल्टीप्लाइड बाय 1600। बट उसके बाद देखो, अगर 1500 नहीं बना पाए तो 1500 और बना लेंगे क्योंकि हमारे पास में उतना स्पेस है, कास्टिंग तो हम लोग कर सकते हैं। बट बात करेंगे बॉन्डिंग की, तो बॉन्डिंग की अगर 1500 डिफेक्टिव निकल गए तो हमारे पास में बॉन्डिंग कैपेसिटी और नहीं है। 1500 डिफेक्टिव निकलते ही इसका मतलब ये होता है कि हम लोग 1500 बेच ही नहीं सकते, विच मीन्स कि 1500 के ऊपर मटेरियल तो वेस्ट हुआ ही, विच इज 1500 मल्टीप्लाइड बाय 1600, बट ऑल्सो अब हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गया 2000 का कंट्रीब्यूशन का। सो 1500 मल्टीप्लाइड बाय 2000 को भी इसमें ऐड करना पड़ेगा। इस तरह से आपका आंसर आएगा। एक्सप्लेन करना है तो यहाँ पर सिर्फ मटेरियल का ही लॉस हो रहा है, यहाँ पर एक्सप्लेन करना है तो मटेरियल लॉस हो रहा है प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी लॉस हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में पार्ट बी क्वेश्चन 5 बी के अंदर तो बियॉन्ड बजटिंग के ऊपर स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है। मैंने एक दिन पहले भी बताया था कि बियॉन्ड बजटिंग आपको रट लेना चाहिए, वो अगर आपने रटा होगा तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर हेल्प कर दिया होगा, क्योंकि क्वेश्चन बियॉन्ड बजटिंग के ऊपर इस तरह के ज्यादातर आते हैं। एग्जैक्टली ऐसा कैसा हमें थ्योरी प्रोड्यूस करना पड़ता है, थोड़ा बहुत अगर आपने लिंकिंग किया होगा बहुत अच्छा हो जाएगा। 10 नंबर का एक क्वेश्चन था, आई थिंक दिस इज कम्प्लीटली मैनेजेबल। अगर आपको ए पार्ट नहीं भी आया होगा फिफ्थ क्वेश्चन का तो बी तो आपको आना ही चाहिए था, बिकॉज दिस इज स्ट्रेट अवे फ्रॉम द बुक। फिर 6A की बात करते हैं। ये 6A जो क्वेश्चन है ये अपना आउटसोर्सिंग डिसीजन के ऊपर क्वेश्चन है, फ्रॉम डिसीजन मेकिंग। ये क्वेश्चन हमारी बुक के अंदर अनजम्बल्ड के अंदर तो एज इट इज दिया हुआ है। अगर जो अनजम्बल्ड यूजर्स है उनको बताना चाहूंगा कि हमारे अदर क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस के अंदर आप एक क्वेश्चन देखोगे, JOE करके एक प्रोडक्ट बनता है जो, ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन में चेंज नहीं है। क्वेश्चन इजी भी है, अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे हो जाएगा।
उसके बाद में पार्ट बी के ऊपर आते हैं। तो पार्ट बी में हमें ओवरहेड वेरिएंसेस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से क्वेश्चन आ गया। ओवरहेड वेरिएंसेस मुझे लगता है कि पूरे पेपर का सबसे डिफिकल्ट, सबसे ट्रिकी क्वेश्चन यही है, बिकॉज वन थिंग ओवरहेड वेरिएंसेस में लेकर हर किसी को कंफ्यूजन रहता है। सेकंड थिंग, यहाँ पर वेरिएबल और फिक्स्ड का थोड़ा बहुत खिचड़ी बना के यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, एकदम क्लैरिटी के साथ में पता नहीं है कि कैसा क्या होना चाहिए। बट व्हाट यू शुड डू इज यू शुड ट्राई टू मेक अ टेबल जिसमें आप फ्लेक्सिबल बना दोगे। तो 45 सेटअप्स अगर आपको बोले हैं तो उसके हिसाब से आप 9000 यूनिट्स बना पाओगे। 4500 आवर्स बताए हैं, सो अगेन उसको यूज करके भी 9000 यूनिट्स बना पाओगे। उसके लिए 45 सेटअप्स चाहिए। इस तरह से आप एक फ्लेक्सिबल बजट बना दोगे। आपका एक बजट जो बना हुआ है 48,000 और 48 को, वो तो है ही, मतलब वो तो बजट है। एंड एक्चुअल्स आपको दिया हुआ है 42 और 50 to 500, बट इसका आपको एक्चुअल रेट नहीं पता। ओनली थिंग दैट इज गिवन टू यू इज कि आपने एक्चुअल में कितना इनकर किया टोटलिटी में 7,20,000। तो इसके हिसाब से कुछ कैलकुलेशन होगा पार्ट ए के अंदर, जहां पर आप फॉर्मूला लगाकर कैलकुलेशन करेंगे। पार्ट बी के अंदर मैं आपको बता दूं तो इन्होंने बोला है कि आप सेटअप कॉस्ट को वेरिएबल कंसिडर कर लो और अप्लाई करो यूजिंग मशीन आवर्स। तो आपको उस तरह से करना पड़ेगा जहां पर आप पूरे सेटअप कॉस्ट को वेरिएबल कंसिडर करोगे, फिर मशीन आवर्स के बेसिस पे एप्लीकेशन करोगे, यानी कि पर आवर आपका कॉस्ट कितना आ रहा है वो मशीन आवर के बेसिस पे देखोगे, और उस तरह से फिर आपका सॉल्विंग होगा पार्ट बी के अंदर। पार्ट सी, अगेन मैं बोलूंगा कि कोई इंटरप्रिटेशन इन्होंने मांगा नहीं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। इन्होंने बोला कौन से फैक्टर्स कंसिडर किए जाने चाहिए व्हेन इन्वेस्टिगेटिंग वेरिएंसेस। एक टॉपिक दिया हुआ है बुक के अंदर, स्ट्रेट अवे उस बुक से पूछा हुआ है, तो स्टडी मटेरियल से रिपीटेड है। कौन से चीजों को आपको कंसिडर करना चाहिए? सबसे पहले वेरिएंस कौन सा है, फेवरेबल या एडवर्स। दूसरा उसका साइज क्या है। तीसरा कौन से कॉस्ट या कौन से चीज के अंदर हमने वेरिएंस निकाला है। फॉर एग्जांपल आपका कॉस्ट लेबर का है, ओवरहेड का है, ठीक है, वैसी वाली चीजें। और उसके अलावा पैटर्न क्या बन रहा है आपके वेरिएंसेस के अंदर, कुछ इस तरह की बातें आपको यहाँ पर लिखनी है। ये हो गए आपके फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड। तो ओवरऑल इस तरह का पेपर था अपना। ऊपर ऊपर से हमने थोड़े इसके आंसर्स भी देख लिए। इसको डिटेल में डेफिनेटली जो सॉल्व किया जाएगा वो बाद में किया जाएगा इन कमिंग वीडियोस। एट प्रेजेंट ये था हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर, जिसके अंदर एनालिटिकल पोर्शन बहुत कम, जैसा मैंने शुरुआत में बताया था। सो आई वुड नॉट कंसिडर दिस वन टू बी अ पेपर फॉर फ्रॉम SCMP और फॉर SCMP, बिकॉज SCMP में मेरा अंडरस्टैंडिंग यही है कि इंस्टीट्यूट शुड ओनली फोकस ऑन व्हाट दे वर डूइंग सिंस पास्ट 3 अटेम्प्ट्स। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पेपर डिफिकल्ट बनाना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि पेपर आप जैसा भी बनाओ, इजी बनाओ, एवरेज बनाओ, डिफिकल्ट बनाओ, बट एटलीस्ट टेस्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। आप ये तो देखो कि वो अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो वो स्कोप इस पेपर के अंदर बहुत कम था। यहाँ पर कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन मैं नहीं कहूंगा कैलकुलेशन ज्यादा, कैलकुलेशन तो ठीक ही है, थोड़ा सा अपने पिछले पैटर्न से ज्यादा है, बट ठीक है। बट उसके अलावा जो थियोरी पूछा है वो स्ट्रेट अवे पूछ लिया। डोंट एक्सपेक्ट द स्टूडेंट्स टू लर्न और टू मग अप थिंग्स, वो रट नहीं सकते। आप उनकी अंडरस्टैंडिंग चेक करो कि अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। दैट वुड बी अ बेटर थिंग एज पर मी, बट अगेन आई एम नो वन टू कॉमेंट कि कैसा क्या होना चाहिए। वो लोग हमारे एल्मा मैटर है। Anyways, this was the paper and hopefully आप लोगों का अच्छा गया होगा. Hoping for a good result. All the best for your coming exams and I'll see you next time.